नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मुझे जो उत्साह मिला है, आप लोगों के जो रिएक्शन मुझे मिले हैं, वो मेरे लिए बहुत ही, क्या करना चाहिए कि एक तरह से बूस्टअप है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे फिर वो चीज़, उस चीज़ का दुख नहीं होता कि इतने के बाद भी सब्सक्राइबर मेरे नहीं हैं, नाम मात्र के ही हैं। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैंने ये देखे हैं, मैक्सिमम उसमें बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, और वो ऐसे ऐसे सवाल भी करते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। कई लोगों ने कुछ सवाल किए हैं जिनका उत्तर मैं अगले एपिसोड्स में देता रहूँगा, क्योंकि बीच में अगर उनको मैं कोट करूँगा तो वो ऐसे लोगों को कुछ कठिनाई होगी जिनको अभी इतना नॉलेज नहीं है। तो वो सबको लेके चलना है, अपने को सब समझ जाएं। और ये मैं फिर कहूँगा कि ये एकेडमिक इंटरेस्ट का है। इसमें किसी कुंडली का अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसका विश्लेषण आप इतने डिटेल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है। अनटिल अनलेस आप इसमें एकदम हर चीज़ एकदम फिंगर टिप्स पे आपके आ जाए तभी काम आएगा। तो जब तक ये चीज़ नहीं आती तब तक आप पहले कोशिश करिए कि जन्म कुंडली को देख के जितना बता सकते हैं बताएं। उसके बाद आप परिवार की कुंडली देखिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जब कोई चीज़ एकदम समझ में आए ही नहीं, तब फिर उस जंगल में घुसना है जिसका नाम है पुनर्जन्म, ये जन्म जन्मांतर का फेरा। सीधे अगर घुस गए आप उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, कई लोगों ने कहा है कि अगर जन्म कुंडली के पिछले जन्म में हमें कुछ ऐसे ग्रह मिलते हैं जो ख़राब हैं, क्या उसका उपाय कर सकते हैं? जी नहीं, उस पर आप बिल्कुल मत जाइएगा, उससे आप बिल्कुल छेड़खानी मत करिएगा, क्योंकि उससे बना हुआ प्रारब्ध आपको मिल रहा है और वो ईश्वर इच्छा है। उसमें आप कृपा करके छेड़खानी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो एक तरह से ग्रहफल के ही है। तो आपको सिर्फ इस जन्म में जो चीज़ आई है उसी के लिए अगर उपाय योग्य हैं तो उसका उपाय करना है, क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा बन गई उस पर छेड़खानी करना मतलब ईश्वर की सत्ता में हस्तक्षेप करना होता है। तो ये तो हो गई ये बात। तो जन्मांतर का जो चक्कर है वो ज़रूर अपने कुंडली में इसका अपना प्रदर्शित होता है, और इस कुंडली के चक्र को हम घुमाते हुए पर्टिकुलर डिग्रीज पे हम इन चीज़ों को बता सकते हैं कि इस घर को इस घर में लाएंगे तो ये मालूम पड़ेगा। जैसे 12वें घर, जो 12वां घर है, जो 12वां घर हमारा है इमीडिएट पास्ट लाइफ जो है, उसको मानती लाल किताब। तो उससे हमें बहुत कुछ चीज़ पता लगती है। लेकिन 12वें घर को हम लगन में लाके एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 12वें घर को लगन में लाएंगे तो बहुत सारी पैरामीटर्स भी चेंज होंगे दूसरे घरों के, क्योंकि हम लाल किताब में काल पुरुष कुंडली को भी कंसीडर करते हैं और पारंपरिक ज्योतिष के राशियों को भी कंसीडर करते हैं। इसलिए हम उनको इधर से उधर नहीं करेंगे, बल्कि उस पोजीशन पे ही रहते हुए उनकी चीज़ देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें ओरिजिनल पोजीशन तो मालूम है, हम कभी भी देख भ्रमित होंगे या कहीं चले जाएंगे तो घूम फिर के हम अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमने ठिकाना ही बदल दिया है, उसका एड्रेस चेंज कर दिया है और वो बाकायदा वो नोटिफाई नहीं है, तो होगा क्या कि जो चीज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे 12वां घर है, 12वें घर से हम पास्ट का बता रहे हैं, तो 12वें को 12वें में ही रहने देंगे और उसी पोजीशन में कुंडली का एनालिसिस करेंगे। 12वें को लग्न में नहीं लाएंगे। या दूसरा घर जो है, दूसरा घर जन्म मृत्यु का दरवाज़ा है, तो जन्म मृत्यु का दरवाज़ा है, दरवाजे की पोजीशन वहीं फिक्स रहेगी। हम उस पोजीशन को इधर उधर बिल्कुल नहीं करेंगे और उस पोजीशन को रहते हुए ही हमारा एनालिसिस चलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने जन्म मृत्यु का दरवाज़ा दूसरा है, हम उसको पहले में अगर ले आए
तो उसके कारक ग्रह और मालिक ग्रह दोनों ही चेंज हो जाएंगे उसके। तो ये चीज़ एक ऐसा है कि इसको बड़ी सावधानी से डील करना पड़ता है कि हमें किसी की स्थिति नहीं बदलनी, बल्कि उसको उसी स्थिति में रखते हुए उसके एनालिसिस करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और आप लोगों के बताए हुए पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, उसको मैं नोट करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ जवाब भी दे दिया है तो उसको मैंने हवा में उड़ा दिया, ऐसा नहीं। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको मैं नोट करता जा रहा हूँ, और जब ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा ग्रामर का, उसके बाद इसको मैं 1 बाय 1 इसको मैं लूँगा, और मेरी बुद्धि जितनी है उसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा, और आप लोग भी मुझसे इंटरेक्शन करते रहेंगे, तो जिससे आपस इंटरेक्शन से हमारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये मैं कहना चाहता था, ये अपने नंबर 6 का जो चल रहा वही चल रहा अभी। उसमें मैंने ये बताया था कि कुछ चीज़ें मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें मेरे नोटिस में लाई गई थी कि लोगों ने पूछा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हमने ये बता दिया पिछले जन्म के उसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, उसका फल भले मिल जाए आपको। और पिछले जन्म की कुंडली का अध्ययन आप सिर्फ अपने अध्ययन के पर्पज़ से करिए, नॉलेज बढ़ाने के पर्पज़ से करिए। लेकिन आपका कोई क्लाइंट आता है तो उसमें उसको उतना ही बताइए जितना उसके काम का है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो उसी के बाल के खाल में घुस जाएगा, और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो आपको और कंफ्यूज करता रहेगा। क्योंकि कई लोग आते हैं सिर्फ आपसे अपना सवाल पूछने, है ना। तो वो जैसे मान लीजिए कोई आया सवाल पूछने कि मेरी पदोन्नति होनी है कि नहीं होनी, अब आपको हाँ ना में जवाब देना, हाँ है तो कब तक और ना है तो क्यों नहीं, बस इतना। लेकिन अगर उसको हम उसके पूर्व जन्म के या परिवार की कुंडली के कुछ एनालिसिस बताना शुरू करेंगे तो वो इसमें कोई दिलचस्पी लेगा ही नहीं। क्या होता क्या है कि जब किसी से आप बात करते हैं और आपकी बात में वो सामने वाला दिलचस्पी लेता ही नहीं है तो आपको अजीब सा लगता है। चूँकि आप ज्योतिषी हैं तो आप उसके मनोभाव भाव को समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति आपकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहा, सिर्फ वो अपनी मतलब की बात जानना चाह रहा। तो अपने को उतने ही करना है कि उसकी मतलब की बात बता देना है। हाँ, हमने जो एनालिसिस निकाला है किस बेसिस पे निकाला है और कैसे निकाला है वो अपने तक रखना है, उसको नोट करना है, उसके नोट्स बना लेना चाहिए अपने को कि हमने इस व्यक्ति के बारे में ये भविष्यवाणी की है क्योंकि हमें ये फाइंडिंग्स मिली हैं। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अभी दिव्या मैडम ने एक उसमें जिक्र किया है कि पंडित जी लोगों को देख के बता देते थे कि पूर्व जन्म में ये कौन सी योनि में रहा होगा प्रोबेबल, क्योंकि ये माना जाता है जैसे हिंदुओं के हिसाब से भी कि व्यक्ति का जन्म जो है अपने कर्मों के अनुसार होता है। मतलब वो जानवर भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, XYZ कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है। ये चला आ रहा हमारे यहाँ का। लेकिन मैंने अपने अनुसंधान में पाया है, हालांकि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समय ये पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल की इन्वेस्टिगेशन पे भी बिताया हुआ है। तो उसमें ये कहीं मुझे नहीं मिला कि किसी ने बताया हो कि उसका पिछला जन्म पक्षी का था या जानवर का था या कैसा था। ये बताया गया है कि उसका जन्म ऐसा हुआ था, मतलब किसी मनुष्य के परिवार में हुआ था, उसका रिलीजन भी अलग होगा, इस तरह से दिया गया था। लेकिन वो पक्षी था या पशु के रूप में था ये आज तक पता नहीं लिया। तो मैंने अपनी फाइंडिंग्स ये निकाली है कि ये एक्चुअली जो बताया गया है हमारे धर्मशास्त्र में या जो हमारे फिलॉसफी में कि पशु का जन्म, पक्षी का जन्म या वृक्ष में जन्म या कीट पतंग के रूप में जन्म, ये एक्चुअली माता के गर्भ में शिशु के डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। मतलब वो एक फीटस है, मतलब एक जब गर्भ में जन्म आता है वो
प्राणी, तो उसको 9 महीने में इतने स्टेजेस से गुज़रने पड़ते हैं, जिसमें कीट पतंग है, पशु पक्षी है, वृक्ष है, जानवर हैं, जानवरों की वैरायटीज़ हैं, सर्प योनि है। ये सब एक्चुअली जन्म जन्मांतर की जो योनियों का जो चक्कर है वो गर्भ में पूरा करता है, ये मेरा मानना है। और इसी के कारण ये भी होता है कि जब वो गर्भ में इससे गुज़र रहा होता है तो कोई एक चीज़ उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो गुज़र रहा है पशुओं के डेवलपमेंट से, पशु इनों के अलग अलग उससे गुज़र रहा है, तो कोई एक पशु जो है उसके ऊपर प्रभावशाली हो जाता है। जैसे मान लीजिए सिंह का हो गया या भेड़िए का हो गया, वो उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है और पैदा होने के बाद भी उसी का नेचर उसको फॉलो करता है। तो इसके जो जानकार होते हैं वो उसका चेहरा देख के समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति इस नेचर का है। तो पंडित जी में ये खासियत ज़रूर थी कि वो देख लेते थे, पहचान लेते थे कि इसके अंदर ये नेचर है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अगर आपने उसको सही पहचान लिया कि इस व्यक्ति की जो रूपरेखा है, अपना चेहरा, वो इस जानवर से मिल रहा, तो डिट्टो उसी जानवर की क्वालिटी उसके अंदर होती है। तो यही सामुद्रिक शास्त्र का विषय होता है जो आपने पढ़ा होगा। इल्म सामुद्रिक तो अलग है, इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र जो बहुत ही अलग से दिया हुआ, उसमें चेहरे से लेके पूरे शरीर का वर्णन है। तो लेकिन चेहरा मेन है, पूरा शरीर तो दिखता नहीं। तो चेहरे में उस आदमी की परछाई आ जाती है जो डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ज़्यादा हावी हो गई उसके ऊपर। मैं अपना एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कई साल पहले की बात है। हम कुछ लोग बैठे हुए थे, तो बाकी लोग वहाँ बैठ के अपना ड्रिंक कर रहे थे, मैं अपना कोल्ड ड्रिंक ले रहा था। तो उनका एक सज्जन का मकान बन रहा था, काफ़ी बड़ा मकान बन रहा था, और वो उनका पड़ोसी जो है वो उसने एंट्री ली कुछ देर में। उस पड़ोसी ने एंट्री लेके बोला कि साहब आप मकान तो बना रहे हैं, ठीक है, खूब बनाइए, आप बधाई हो, लेकिन आपने जो इसकी जो क्या बल्ली है या जो वो है वो मेरे बाउंड्री पे रख रखा, वो गलत है, आपने कोई परमिशन नहीं लिया है और बग़ैर परमिशन के आप ये कर रहे हैं, तो आप इसको हटा लीजिए। वो बहुत ही सॉफ्ट लहजे में बोला। तो ये सज्जन जिनका मकान बन रहा था, इनने माफ़ी भी मांगी और बोला हाँ साहब मैं 1-2 दिन में आप हटा लूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। इस कन्वर्सेशन के दौरान मैं चुपचाप उस व्यक्ति को ही देख रहा था। मेरे कुछ भाव आ रहे थे और जा रहे थे, तो वो थैंक यू बोल के चला गया। तो वो सज्जन बोले देखिए आज के ज़माने में भी कैसे सज्जन व्यक्ति होते हैं कि मैंने ये काम किया, लेकिन उसने सिर्फ इतना बोला, रिक्वेस्ट किया और चला गया। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उनको बोला देखिए साहब आप जो भी समझें, लेकिन मेरे को सामुद्रिक शास्त्र जो पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसके हिसाब से इस आदमी का चेहरा जो है मुझे भेड़िए का ज्ञान करा रहा है, भेड़िए का नेचर इसके अंदर है। तो ये इतनी आसानी से तो ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि अभी आ जाए थोड़ी देर में वो। तो वो हंसने लगे कि अरे यार तो ये ज्योतिष विद्या पढ़ पढ़ के पागल हो गया है, तुझे अंधेरे में भी भूत दिखाई देने लगे, तो ये सब छोड़ दे, नहीं तो तू पागल हो जाएगा और पागल खाने में तेरी जगह होगी। मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने कहा अब इन लोगों से क्या बहस करना, एक तो सुरा के नशे में है और दूसरा पावर के नशे में भी है। लेकिन आधे घंटे के अंदर वो व्यक्ति दोबारा अपीयर होता है। इस बार उसके टोन पूरे चेंज थे, उसके साथ 2 लोग और थे हट्टे कट्टे। उसने इनको देखा, कह मैं अभी आया था लेकिन दोबारा आपसे ये बोलने आया हूँ कि आप कल तक हटा लीजिए अपना पूरा तामझाम, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं सब तोड़ फोड़ कर डालूँगा आपका। तो इन्हें बोला मैंने तो बोल दिया था आपको कि ये हो जाएगा। क्या वो सब ठीक है, बोल दिया था, लेकिन कल अगर नहीं हटा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मकान भी नहीं बनेगा। इतना बोल के वो चलता बना। अब ये जो थे ये एक बार मेरी तरफ देख रहे थे, एक बार वो जाने वाले व्यक्ति की तरफ से देख रहे थे। मैंने कहा देखिए ये जो है एक भेड़िए का स्वभाव था अटैक करने का,
जो उसके चेहरे पे मुझे दिख गया। पहली बार आया उसने अटैक नहीं किया, लेकिन दूसरी बार उसने कर दिया। तो इस कहानी का मतलब ये था कि मुझे कभी कभी ये चीज़ें पहले नज़र आती थी, आज भी कभी कभी दिखती हैं। मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ। वंस इन ए ब्लू मून जिसको कहते हैं, मुझे कभी कभी ये दिख जाता है कि ये इसका चेहरा ऐसा है, तो इसका जैसे ही मुझे ये दिखता है इसका चेहरा ऐसा है, उसके पूरा नेचर की जन्म पत्री मेरे सामने आ जाती है। लेकिन पंडित जी के अंदर ये एफिशिएंसी हासिल थी उनको, तो वो उस कैलिबर के व्यक्ति के साथ तो मैं अपनी कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, मेरी वो औकात ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि पूर्व जन्म के जो योनियों की बात है वो मेरे हिसाब से मानव योनि ही होती है। मानव योनि में ही आदमी अलग अलग स्टेजेस की ज़िंदगी जीता है, कभी धनवान तो कभी भिखारी तो कभी दिव्यांग, तरह तरह की। तो वो स्टेजेस एक एक पशु के साथ या एक एक स्टेशनरी आइटम या पक्षी वृक्ष के साथ उसको जोड़ा गया है। मेरा ये ख्याल है, ये आप और देखिए, क्योंकि मुझे आज तक मैंने जो अनुसंधान किया मुझे यही लगा है। अब फिर क्या है कि हम लोग जब ये कुंडली के हिसाब से देखेंगे तब भी ये चीज़ समझ में आएंगी। अब मैडम ने एक चीज़ और जिक्र किया था कि हमारे यहाँ एक अपना तरीका होता है कि उसके राख व्यक्ति जो जिसका दाह संस्कार हुआ उसके राख को लाके देखा जाता है कि उसमें कुछ आकृतियाँ उभरती हैं। मैंने भी देखा ये होता है। तो ये एक थ्योरी अलग है कि इसमें ऐसा उन्होंने दिया कि जो आकृति उभर के आई वो उसकी हो सकती प्रोबेबिलिटी कि अगले जन्म में ये होने वाला है। तो वो उसके ऊपर भी हमें अनुसंधान करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने अभी तक जितने केस स्टडी किया है या जो भी किया है उसमें ये पाया है कि वो व्यक्ति मानव जीवन में ही था, लेकिन मानव जीवन की अलग स्टेज में था, अलग अलग स्टेज। तो ये मेरा मानना है, आगे आप देख लीजिए, क्योंकि मैं कोई सर्वे सर्वा और सब अपने ऊपर क्लेम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो मानव जीवन में रहना और मानव जीवन में रहते हुए अलग अलग स्टेटस को प्राप्त करना, ये भी एक कर्म ओरिएंटेड होता है। तो मैं इसको एक अलग वीडियो के रूप में दे रहा हूँ। 6 नंबर से रिलेटेड है ये, 6 नंबर से अलग नहीं है, लेकिन मैं इसको अलग स्टेटस में नहीं डाल रहा हूँ। तो इसको आप देख के मुझे सलाह दीजिए कि मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ। और इसी इंटरेक्शंस के साथ मेरा नॉलेज भी बढ़ता है और आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।